मैट्रिक्स का ही कुछ टॉपिक है जो कि उसमें छोड़ा गया था क्योंकि उसमें डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ता है, उसको हम डील करेंगे, है ना। तो हेडिंग डालिए एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। पहली बात, जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है ये डिफाइन है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, है ना। किसके लिए डिफाइन है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। यानी कि सभी मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स का लॉजिक नहीं लागू होता है। अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही आप क्या कह पाएंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स के डिस्कशन में ला पाएंगे, ठीक है ना। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसको हमने डिफाइन कर रहा है, इसके एलिमेंट ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर मतलब समझ गए होंगे, n इंटू एन, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा उसको डिफाइन करने का तरीका होगा स्मॉल a स्मॉल d एंड j, है ना, a d j और फिर कैपिटल A लिखेंगे, समझ गए। तो इसको पढ़ेंगे क्या हम, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। एम आई क्लियर? ठीक है ना। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा, ये सिंपली होता ये है, जानते हो क्या, ये होगा जो इसका ये क्या होगा अभी बाद में आते हैं। कोफैक्टर्स याद है सबको? कोफैक्टर्स हर एक आपको पता होगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो हमें क्या करना होगा, ये जो मैट्रिक्स ए है ना इसके कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाना होगा, ठीक है, क्लियर। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसके जो हर एक एलिमेंट के जो कोफैक्टर्स होंगे उस कोफैक्टर का हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको मैं सी से डिफाइन कर रहा हूँ। Am I clear? The C is representing the कोफैक्टर, जो इसके सभी एलिमेंट के कोफैक्टर है, उन कोफैक्टर को मिला के हमने क्या बना दिया, एक मैट्रिक्स बना दिया, राइट, ठीक है ना। और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है पता है, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ट्रांसपोज, दैट इज कैपिटल T। Am I right? तो ये जो होगा, ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, आपको सभी एलिमेंट्स का क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है, और उन कोफैक्टर्स का अपने आप में एक मैट्रिक्स बना लेना है। जब वो मैट्रिक्स बन जाएगा उसका क्या बनाना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और वही कहलाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एम आई क्लियर? पक्का? तो अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा जानते हो, इसके जो एलिमेंट होगा, ये जो C है, जो मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स है, वो आपको Cij जैसा नजर आएगा, और हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो आप समझ गए होंगे ये क्या बनेगा, समझ गए, Cji बन जाएगा, और ऑर्डर इसका n ही रहेगा। कितने लोग समझ गए? ठीक है, ये मैं कुछ करके बताता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, चलिए 2x2 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स A है जिसको मैंने दे दिया लेट्स से P Q R S, ये चार एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमको अब चारों के क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, यानी किसके किसके कोफैक्टर चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर C, क्या लिखेंगे आप 1 1, एक हमको चाहिए होगा C12, एक हमें चाहिए C21 और एक हमें चाहिए C2, ठीक है। निकालो जरा कितना होगा, C11 कितना होगा बताओ जरा, ये आएगा S। मेरे को लगता है आपको याद होगा, कोफैक्टर निकालने का तरीका यह है ना, -1 टू द पावर i प्लस j इनटू जिस रो से ये बिलोंग करता है उस रो पर उस कॉलम को छोड़ के बाकी का डिटरमिनेंट निकालना होता है। खैर 2/2 में तो सीधे सीधे s आ जाएगा। एम आई क्लियर? याद आया? ये काम आप कर चुके हो कोफैक्टर निकालने का। C12 कितना आएगा, इसका कोफैक्टर आएगा -r। C21 इसका कोफैक्टर आएगा -q, और C22 आएगा, इसका कोफैक्टर कितना आएगा, p, राइट। ये आ गया। अब हमको इनके कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसको मैंने C से डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C11 C12 C21 एंड C22,
जो कि इस केस में क्या हो गया बताओ जरा, C11 कितना है, S है, देन माइनस R है, देन it is minus Q, then this one is P। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज भी निकालना है कि नहीं, यानी कि CT ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाना है कोफैक्टर। तो ये बनेगा C11 C, ये जो 1 2 है ये यहाँ आ जाता है, याद है ना, तो जगह आप रो को कॉलम में बदल देंगे, डायरेक्ट बदल दें, तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में बदल देगा, तो S माइनस R देन माइनस Q एंड देन P। और ये जो बन के रेडी हो गया, ये कोई और नहीं बल्कि इसी को हम क्या पढ़ा करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। देख लो भैया समझ में आया कि नहीं आया, सबको पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स दिया है, ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, उसके सभी एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है। उन कोफैक्टर्स का एक सेम ही ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन के रेडी हो जाएगा। उसी मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, और वो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा उसी को हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एम आई क्लियर, सबको सारा कहानी सारा प्रोसेस क्लियर है, तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ एक थ्योरम है, उस थ्योरम को डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, तो इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा सा थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो लेट्स से A, है ना, और जिसको डिफाइन कैसे किया जाए आप समझ गए होंगे, A I के इसके एलिमेंट होंगे और ऑर्डर कितना है n, और इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होगा, इसका कोई ना कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा जिसको हमने डिफाइन कर दिया A D J ऑफ मैट्रिक्स A, है ना, जो कि कैसे डिफाइन किया जाएगा आप समझ गए होंगे, C J I ऑफ ऑर्डर n, ऐसा ही होता है, आप समझ गए हो ना। Cij निकाले होगे और उसका ट्रांसपोज कर दिए होगे, तो ये ऑर्डर, इसलिए ij के जगह पे यहाँ पे मैंने ji लिखा हुआ है, राइट, क्लियर। तो अगर ये मैट्रिक्स है, खास बात ये है, अगर हम मैट्रिक्स A को उसी के एडजॉइंट मैट्रिक्स से अगर मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आएगा एक्चुअली में डिटरमिनेंट A टाइम्स In। ये In क्या है आप जानते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो अगर एक मैट्रिक्स A है, उसको उसी के एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वैल्यू डिटरमिनेंट A टाइम्स In आ जाता है। In क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, किस ऑर्डर का A है उसी ऑर्डर का, ठीक है ना। और ये इसके भी बराबर हो जाता है, किसके, अगर मैं पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स A को लिखूं और बाद में मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स A करूं, तो ये आपके थ्योरम है एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड, जो कि बहुत काम का है। इसके अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स का, उसमें इसका बहुत खासा रोल है, ठीक है। तो इसको हम एक साइड का हम प्रूव करके दिखाते हैं, एक साइड आपके लिए असाइनमेंट होगा, आपको उसको प्रूव करना है, तरीका एग्जैक्टली सेम होगा, आप समझ जाओगे, पहला वाला देख लोगे तो, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करके बताते हैं। देखो हम इस इतने को प्रूव करेंगे, ठीक है ना, आपको इधर वाले को इसके बराबर प्रूव करना है। ये बताओ, अगर मैट्रिक्स A को एडजॉइंट मैट्रिक्स A से जब मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ये बात पता है ना, एक मैट्रिक्स को, अच्छा एक मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। m इंटू, अगर पहला वाला ऑर्डर m इंटू n है तो दूसरे वाले का n इंटू p होना ही चाहिए, यानी कि पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। इस केस में वो दिक्कत हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स डील कर रहे हैं, तो n इंटू n और दूसरा वाला भी n इंटू n ऑर्डर का ही होगा, तो वो हमारे लिए इस बार कोई कंसर्न के सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये जब आप ये जो मैट्रिक्स, जो नया मैट्रिक्स बनेगा, इसके बाद उस मैट्रिक्स का जो ith jth एलिमेंट होगा ना, वो कैसे लिखते हैं, याद है किसी को? मेरे को लगता है आपको याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई समेशन r goes from 1 up to n, और क्या आएगा aij, राइट, aij नहीं, पहले वाले का ith रो सेलेक्ट करेंगे पहले वाले मैट्रिक्स का, राइट, और इसका r इंटू c। अब क्या लिखेंगे बताओ, c, इसका लिखने का तरीका क्या होगा, इसका j आना चाहिए, राइट। तो हम इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, आपके लिए कंफर्ट होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स
ए का कौन सा एलिमेंट लेना होगा आपको, आर जे, ऐसा ही लेना होगा, याद है ना? ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको याद होगा, मैं सिखा रखा हूं, बहुत डिटेल में आप स्टडी किए हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये नजर आएगा हमारे लिए ऐसा, r goes from 1 to n a i r, और यहां पे आप क्या लिखोगे जानते हो? मेरे को लगता है आपको याद आ गया होगा, c j r। इसको पलटा के लिखेंगे, याद है ना? एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो i jth एलिमेंट होता है वो कोफैक्टर के हिसाब से ट्रांसपोज वाला होता है, इसलिए मैंने r j को j r कर दिया। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होगा। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगता है आपको याद होना चाहिए कि आपको मैं एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, याद है क्या? कि अगर पर्टिकुलर किसी रो का अगर हम एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके और जोड़ते चले तो डिटरमिनेंट के बराबर होता है। यह डिटरमिनेंट के सबसे पहले प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाया है। कोई भी रो या कोई भी कॉलम पकड़ लीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट रो पकड़ लिया तो उसके फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स को अगर उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता चलूं तो वो डिटरमिनेंट के बराबर होता है, राइट? और एक और प्रॉपर्टी उसके बाद में पढ़ाया था, अगर आप नोट से रिवाइज करेंगे तो आपको मिलेगा, अगर पर्टिकुलर रो के एलिमेंट से अगर हम किसी दूसरे रो के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जीरो के बराबर आता था। याद आया कुछ? ये प्रॉपर्टी आप पढ़ रखे और डिटरमिनेंट में देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी यही पढ़ाया है मैंने। तो इस स्थिति में आप समझ गए होंगे इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जानते हो? इसकी वैल्यू दो तरीके की आ सकती है। इसकी वैल्यू जब i और j दोनों बराबर होगा, यानी कि सेम रो के या सेम रो के होंगे, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर आ जाएगी, है ना? कब? इफ i is equal to j, अदरवाइज इफ अगर ऐसा हुआ i नॉट इक्वल टू j, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। ये जीरो हो जाएगा। ये पढ़ चुके हो आप प्रॉपर्टी में, ये आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ाया, मैं सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ाया हूं, ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ जानते हो? कि A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स A जो बनेगा उसका मतलब क्या निकला, देखो जरा। उसका मतलब ये बना कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, A इंटू ADJ ऑफ A, ये किस प्रकार का दिखाई देगा? इसका अगर n ऑर्डर है, जानते हो? ये इस किस्म का दिखाई देगा। देखो इसका पहला एलिमेंट, मतलब जैसे i इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है ना? i इज इक्वल टू जैसे ही आप 1 लोगे तो r की वैल्यू आपको कहां से कहां तक ले जाना है? 1 2 3। तो आप ये भी जब 1 होगा, c की वैल्यू भी जब 1 होगी तब तो ठीक है ना? तो जैसे ही आप ये काम करोगे, ये जो पहला एलिमेंट बनेगा, पहला, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, दिमाग चलाना, इसका 1 1 लिखोगे ना, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स A बनाने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हुआ ना, पहला वाला, यानी कि i बराबर 1 एंड j बराबर भी 1, यानी कि i और j कैसा है? बराबर। i और j बराबर, यानी कि ये एलिमेंट क्या बनेगा, समझ गए हो कोई? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डिटरमिनेंट A की बराबर। समझ में आया? पक्का? लेकिन इसके अगला जो एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट का रो नंबर कितना है? 1, जबकि कॉलम नंबर कितना है बेटा? 2, यानी कि i की वैल्यू है 1 जबकि j की वैल्यू है 2। तो दोनों अलग अलग है ना, i नॉट इक्वल टू j सिचुएशन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आप निकाल चुके हो, कितना आएगा? 0। तो ये पहला एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट क्या आता चलेगा? 0 आता चलेगा, डॉट 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 अप टू n तक, क्योंकि n ऑर्डर का था, राइट? जब ये एलिमेंट लिखोगे तो इसका क्या ऑर्डर है, कोई बताओगे? इसका है 2 1, तो i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, तो i और j अलग अलग है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0, राइट? जबकि ये वाला एलिमेंट का वैल्यू कितना है? 2 2, मतलब 2 इंटू 2, रो भी 2 है और कॉलम नंबर भी 2 है, तो ये एलिमेंट कितना आएगा? डिटरमिनेंट के बराबर, और बाकी सारे एलिमेंट फिर से 0 होते चलेंगे। अब मेरे ख्याल से आप पैटर्न पकड़ लिए होंगे, इसका ये एलिमेंट 0, ये 0, अगला वाला डिटरमिनेंट 1 के बराबर। कितने लोग मेरी बात समझ गए? और ये काम चलता चलेगा अप टू n तक, और इधर से लास्ट एलिमेंट क्या आएगा? डिटरमिनेंट 1 के बराबर, क्योंकि इसका नंबर n होगा ना, इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा? n इंटू n वाला होगा, है कि नहीं?
तो ये आपका नया मैट्रिक्स बन के रेडी हो गया। अच्छा ये बताओ, मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद है ना, कि उसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। तो कितने लोग एग्री करते हो कि मैं इस पूरे मैट्रिक्स में से डिटरमिनेंट ए कॉमन ले सकता हूँ, राइट? भाई 0 में से भी कॉमन ले लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा ना? तो मैं डिटरमिनेंट ए कॉमन ले रहा हूँ, चलेगा? तो मैं यहाँ पे एक स्टेप कम लिख रहा हूँ, आप इसके बाद अगले स्टेप में लिखेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख ले रहा हूँ, देखना, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए मैंने कॉमन ले लिया, आप अगले स्टेप में लिखिएगा और ये सब क्या हो जाएगा बताओ, 1 1 1 1। मेरी बात समझ में? और ये क्या बन चुका है बताओ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन यही होता था ना, जिसके एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सबके सब 1 हो और बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, 0। तो यही आपके डेफिनेशन था कि A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू I n। तो इसका मतलब ये जो पूरा देख रहे I n ही है, तो ये बन चुका है आपके दिस इंटू I। क्लियर हुआ? थोड़ा सा समय देके आप इसको समझिए, मैंने यहां से ये कैसे लिखा, इसी में आप टाइम दीजिए एक बार और, अगर आपको समझने में कहीं पे दिक्कत हो रहा हो।